हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ ना बोलो यार जल्दी से। क्लियर चलो। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने सॉल्व करने के लिए, कर लिए क्या वो? कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन था ये, वो कर लिया क्या? मैं लिख देता हूँ वापस से क्वेश्चन। फाइंड द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB between A 0 0 0 and B 1 1 1। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो है E = YI कैप प्लस XJ कैप। ये पहला क्वेश्चन था, करा के करा था क्या ये क्वेश्चन? कल दिया था मैंने करने को, किया था फिर सॉल्व। देखो कैसे करोगे, मैं कर देता हूं सॉल्व, अगर करा है तो चेक कर लेना, नहीं करा तो फिर ऐसे कर लेना इसको। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डीवी इक्वल्स टू हो जाएगा -E.dr। यानी कि पोजीशन वेक्टर होगा, और वो पोजीशन वेक्टर को पहले आप लिख लो। कैसे लिखोगे आप उसको? लिखोगे DXI कैप प्लस DYJ कैप, और फिर क्या लिखोगे? DZK कैप। ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो गई। तो यहां से DV ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू क्या लिखी हुई है? ई की वैल्यू है YI कैप, तो ये हो जाएगा YI कैप प्लस XJ कैप, और ये हो जाएगा DXI कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZK कैप। तो यहां से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से बनेगा YDX माइनस का YDX DX प्लस X, और यहां से J.J DY, तो ये बनेगा XDY। तो ये DV की वैल्यू आ गई। तो DV इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -YDX प्लस XDY, और इसको आप कंबाइंड करके लिख सकते हो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ XY। ये DV की वैल्यू आ गई है ना, किसकी वैल्यू आ गई? DV की। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो VAB निकालना है आपको, और आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कौन कौन से? 0,0,0 से 1 1 1, ये पॉइंट दिया हुआ है, और DXY। आप चाहो तो इस पूरे को भी लिख सकते हो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सॉल्व तो वैसे ही होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आएगा XY, और ये 0 0 0 1 1 1। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। ये कर लिया था क्या? 1 वोल्ट आंसर आएगा इसका। हाँ जी, क्लियर है ये क्वेश्चन? इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन अब कर लोगे। तो दूसरे में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, दूसरे में मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था E = 3x² YI कैप प्लस X³ J कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था दूसरे क्वेश्चन में मैंने, तो अब उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं, मेरे को बताना उसका आंसर क्या आएगा। मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? मैंने आपको बताया था पहले भी, यूनिफॉर्म की पहचान कैसे होगी? ये जो फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और यहां पर मैंने कोई एक दो पॉइंट लिए,
लाइन ली लाइन, वो लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लाइन है कोई ए बी, और ए बी लाइन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ए बी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ए बी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मेरे को यहां पर ये बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा यहां पर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, पहला ऑप्शन है ई डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स, या फिर माइनस ई डेल्टा एक्स, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है वी बी ए, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है वी बी ए, वी बी ए, या सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है ई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या ऑप्शन आएगा बताओ। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो उस फॉर्मूला में लिखवाया था मैंने वी बी माइनस वी ए, और ये माइनस पोटेंशियल ए से और बी, और ये बना था ई डॉट डी एक्स, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है, तो वी बी ए का मतलब है वी बी माइनस वी ए पूछ रहे हैं हमें, तो वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या होगा, ई डेल्टा एक्स, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा एक्स। अगर हमें ये पूछा जाता वी ए माइनस वी बी, इफ वी हैव बिन आस्क्ड वी ए बी, तो वी ए बी का मतलब होता वी ए माइनस वी बी, तो ये फिर माइनस माइनस करते तो वो प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाता, तो आंसर क्या निकलता, वो निकलता ई डेल्टा एक्स, अगर हमें पूछा जाता वी ए बी, पर हमें यहाँ क्या पूछा गया है, वी बी ए। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से पूछ रहा हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछ रहा हूं कि जो लाइन ए बी है ये परपेंडिकुलर कर दी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो लाइन ए बी है इसको मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है लाइन ए बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है डेल्टा एक्स। तो अब सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ए। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है और सेम ही ऑप्शन है, ऑप्शन आर स्टिल सेम, ई डेल्टा एक्स ऑप्शन बी है, माइनस ई डेल्टा एक्स ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है ई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या आंसर आएगा, यहां पर यह लिख देता हूं मैं, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा 0। 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा वी है वो इक्वल्स टू है माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ए बी है, लाइन ए बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंस ई डॉट डी आर यहां पर क्या हो रहा है 0, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फिर आओ आगे नेक्स्ट। अब अगर मैं यहां से आपको ये दिखाऊं, ये जो लिखा हुआ है
डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा एक्स। तो यहां से अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है ई की जो वैल्यू है ई की वो लिखी हुई है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वर्ड है इसका मतलब है वेरिएशन इन वोल्टेज। वेरिएशन इन वोल्टेज अलोंग अलोंग द गिवन डायरेक्शन। वेरिएशन इन वोल्टेज along the given direction, along the given direction, along the given direction। अब यहां पर माइनस साइन जो है ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होगा। तो ये नोट लगा के भी मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना आप। पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज। Potential is always decrease. Potential is always decrease in the direction of electric field. In the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन बताओ एक। क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस is directed along the line, is directed along the line y equals to 3 plus x. Find the potential difference. Find the potential difference. Find the potential difference between points A31 and B13। ये क्वेश्चन है, करना। क्या दिमाग लगाओगे बताओ? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये लाइन, इसके अंदर सारी कहानी छुपी हुई है। ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। करवाऊं?
देखो देखो मैं करा रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तो ये लाइन की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन है 3x+c। एक मिनट रुकना, क्या हो गया ये इक्वेशन दी है 3x+c। इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल्स टू mx+c से, mx+c से। तो यहां जो इसकी स्लोप आ रही है, स्लोप, वो स्लोप आ रही है 1। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 1। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लाता हूं, तो ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, तो यहां से एंगल है 45 डिग्री। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अब हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कितना दिया है, 100 वोल्ट पर मीटर। तो अब हमें इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो इधर कितना आएगा, ई नॉट कॉस 45 डिग्री, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा ई नॉट साइन 45 डिग्री। तो यहां से ई की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, ई नॉट कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ई नॉट साइन 45 डिग्री जे कैप। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू है 100। तो इसको लिखा मैंने 100/√2 आई कैप, और इसको लिखा मैंने 100/√2, और ये कितना, जे कैप। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई है। अब दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, एक पॉइंट है बी और एक है ए। आर बी माइनस आर ए आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे आर बी माइनस आर ए। आर बी माइनस आर ए करोगे तो आई कैप, ये कितना हो गया, आई कैप माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये हो गया आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 आई कैप जे कैप। तो यहां से बनेगा ये -2 आई कैप, और ये बनेगा +2 जे कैप, -2 आई कैप +2 जे कैप। अब सिर्फ इसको क्या करना है, आपको सॉल्व भी तो करना है इसको। डेल्टा वी इक्वल्स टू -E.dr। तो आई वाला आई से और जे वाला जे से, तो -E, तो 100 और 2, तो ये हो जाएगा कितना, 200/√2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 200/√2, 200/√2 एक ये बनेगा। और इधर है ये दूसरा वाला कौन सा है, प्लस, और ये प्लस, तो ये बनेगा प्लस, ये कितना बनेगा, 200/√2, 200/√2। नेट आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है ये। हाँ जी बोलिए, क्लियर। बताओ बताओ, क्लियर कि नहीं हुआ। बेटा हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है y=3 + x ना। हमें इक्वेशन दी हुई है y=3 + x। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है mx + c। तो m जो होती है वो होती है स्लोप, m जो होती है वो होती है स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा। तो यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू बन रही है 1, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो वहां से हमें पता लग गया कि स्लोप कितनी है, 1 है, या जो एंगल है वो 45 डिग्री है। क्लियर है।
अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखो नाम से ही पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब एक ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा पाथ जिसमें हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो उस पाथ को, उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स और रीजन्स, locus of all the points or regions for which the electric potential, for which the electric potential has a constant value, has a constant value, are called constant value, are called इक्विपोटेंशियल रीजन्स और सरफेस। इक्विपोटेंशियल रीजन्स और सरफेस। क्लियर? देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि ये वो सरफेस है जिनके लिए हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, उसको हम नाम दे रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर मैं ये लिखूं, मान लो मैंने ये लिखा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा मैंने लिख दिया, और मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं वी बी माइनस वी ए, इस तरह से डिफाइन किया मैंने। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो फॉर इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल है तो वी बी इक्वल्स टू क्या होगा, वी ए। तो यहां से ई डॉट डी आर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो, और ई डॉट डी आर जीरो आ गया तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इट शोज दैट, ये पहला पॉइंट भी हो गया, आप इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी काटेंगे नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस must be perpendicular, must be perpendicular, perpendicular to the electric field। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि अगर मैं ये बनाता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कराया था अभी पीछे जिसमें मैंने एक लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया था ऐसे। तो अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं ये सारी, तो ये जितनी भी ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही हैं, जितनी भी ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही है, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल। तो ये जितनी भी सरफेसेस हैं ब्लू कलर वाली, ये सारी की सारी क्या हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू
पॉइंट चार्ज वो जो है वो कितना होता है, वो होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ऐसे एक पॉइंट चार्ज ले लिया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली उसकी तरफ बाहर निकलेगा, है ना, परपेंडिकुलरली रेडियली उससे बाहर निकल जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रहा है। अब वो रेडियल डायरेक्शन तो कोई सी भी हो सकती है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो इस तरह से भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। और फिर इसको अगर ऐसे बनाए, ये हो गया, 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 और ये हो गया। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सी लाइन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ये जो लाइंस शो हो रही हैं ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब चार्ज पार्टिकल जो ये बीच में रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल, इससे एक आर डिस्टेंस पर, इससे कहां पर, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो सेम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं आर डिस्टेंस पर, तो मान लो यहां पर पोटेंशियल आ रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये जो ब्लू कलर वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम है, जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम है। और ये डिस्टेंस कौन दी है, मान लो ये डिस्टेंस है R1। तो ये R1 डिस्टेंस वाले वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम आ रही है। तो ये वो पॉइंट है V1, यहां पर पोटेंशियल है V1। तो V1 पोटेंशियल कहां पर आ गया, के क्यू अपॉन R1। इसी तरह से मान लो मैं निकालना चाहता हूं V2, तो V2 आ गया के क्यू अपॉन R2। तो वो R2 वाले जो पॉइंट्स हैं वो मेरे को यहां पर मिल गए, ऐसे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, R2 वाले पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स के ऊपर भी पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है। इसी तरह से एक और ले लेता हूं मैं, और एक मैंने बना लिया, ये बना लिया V3। और V3 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R3, के क्यू अपॉन R3। तो के क्यू अपॉन R3 के लिए हमारे पास जो सर्किल बन गया वो ऐसा बना लिया मैंने, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल आ गया V3। तो ये जितने भी सरफेस बन रहे हैं, अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 के लिए एक सर्किल बना, अगर मैं V2 की बात करता हूं तो V2 के लिए एक सर्किल बना, और V3 की बात करता हूं तो V3 एक सर्किल बना। तो ये सर्किल्स जितने भी बन रहे हैं डिनोट कर रहे हैं किसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को। तो सर्किल्स जो बन रहे हैं, ये सर्किल्स क्या बन रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल है उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सिंस डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, V1 पर, फिर उसके बाद पोटेंशियल कम हुआ V2 पर, फिर उसके बाद कहां पर हुआ, V3 पर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक इस तरह का कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें सर्किल्स बना दिए जाएंगे, उस पर लिख दिया जाएगा पोटेंशियल V1 V2 V3। तो सबसे पहली चीज तो होगी ये अलग अलग सब क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब है जहां सबसे ज्यादा है, और डिक्रीजिंग का मतलब है जहां सबसे कम है। तो हमें यह पता है कि पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहां से निकालेंगे कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। क्लियर है यहां तक।
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो है कि कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब है, मान लो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बन रही है कोई, और कोई दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे है, तो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, हमें दो वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस can intersect each other, can intersect each other। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो करती हैं तो हमें पोटेंशियल की दो वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, then we get two values of potential, which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर ये पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहली चीज तो आपको ये पता है, नहीं पता मेरे को नहीं पता, अगर नहीं पता है तो जान लो कि जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, देर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होता तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भाई, फ्लो अगर हो रहा है तो वो किसी चीज के डिफरेंस की वजह से होगा, और डिफरेंस किसका होना चाहिए? पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा। तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, कंडक्टर के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो अ चार्ज कंडक्टर of any shape, charge conductor of any shape is an equipotential surface, चार्ज कंडक्टर जो किसी भी शेप का है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम नहीं करेगा तो उसके अंदर चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है जहां ज्यादा होंगी, मतलब कम डिस्टेंस होगी जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वहां पर वीक होगा। मतलब मैं अगर कुछ ऐसे रीजन बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। और अगर ये दूर दूर होंगी, अगर ये लाइन दूर दूर होंगी तो यहां पर क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड।
कहने का मतलब ये है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ज़्यादा होंगी, और एक वीक फील्ड है तो उसमें स्ट्रिंग जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है वो कम होंगी। तो इक्वी मैं लिख रहा हूं यहां पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर in a region of strong field, whereas they are relatively far, they are relatively far in weak field। जब फील्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग फील्ड होने का मतलब ये लाइन पास पास है, जब फील्ड स्ट्रांग होगा तो एक इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के पास पास होंगी, और जब वीक फील्ड होगा तो उसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है एक दूसरे से दूर दूर होंगी। क्लियर है यहां तक बात? तो अभी तक कितने पॉइंट्स बन गए इसके? इसके पॉइंट्स बन गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये पहला फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट बना सेकंड, ये पॉइंट बन गया थर्ड, ये पॉइंट बन गया फोर्थ, और इसका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी, परपेंडिकुलर काटेंगी। फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को, चाहे मैं ऐसे बना लूं, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, जो मैंने आपको पॉइंट चार्ज वाला एग्जांपल बताया था उसमें भी ये सब फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। तो यहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन रहा था? ऐसा सर्कुलर, और यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन रहा है? ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इन्हें, और लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलरली। ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर कट करेंगी। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर कट करेंगी। तो ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है यहां तक बात? ये क्लियर हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट? अब क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर if the potential of the field depends on x and y coordinates
आर। ऑप्शन एक जो पोटेंशियल का फील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी दिया हुआ है वी इक्वल्स टू ए एक्स वाई। ये दो हमें पोटेंशियल के फील्ड दिए हुए हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर अब आपसे उल्टा काम करवाया गया है। उल्टा काम करवाया गया है मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा है। आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से ई इक्वल्स टू क्या करोगे, डी वी अपॉन डी आर, है ना, डी वी अपॉन डी आर। तो आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, एक निकालना पड़ेगा ई एक्स, तो ई एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और एक बार निकालना पड़ेगा आपको ई वाई किसके इक्वल होगा, माइनस डी वी अपॉन डी वाई, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो पहले तो सॉल्व कर लो एक्स के लिए, तो एक्स के लिए सॉल्व करोगे, पहली इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं, तो एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो वो बनेगा माइनस टू ए एक्स, और वाई के लिए सॉल्व करोगे तो वो बनेगा प्लस टू ए वाई। तो यहां से ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई जे कैप। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा माइनस टू ए कॉमन आ गया, एक्स आई कैप और माइनस वाई जे कैप। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड वाले केस में भी ऐसा ही करना है। तो व्हेन v इक्वल्स टू ए एक्स वाई, वी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स वाई है, उस केस में आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ई एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये कितना हो गया, माइनस ए वाई, और ई वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपन डेल वाई। तो यहां कितना हो गया, माइनस ए एक्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप। तो ये बन गया माइनस ए वाई आई कैप और प्लस एक्स जे कैप। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो करके बताना मेरे को। फाइंड द फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी if potential v equals to माइनस के एक्स वाई, पोटेंशियल v इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाई, के ग्रेटर देन जीरो। ऑप्शंस में दे रहा हूं, ऑप्शन ए है के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऑप्शन बी है के एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ऑप्शन सी है के एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप, और ऑप्शन डी है के एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये होमवर्क है, ये करके बताना मेरे को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये भी करना। क्वेश्चन है ए बी सी डी पी एंड क्यू, क्यू आर points in a uniform electric field, uniform electric field. The potentials at these points
potentials at these points are VA equals to 2 volt, VP equals to VB equals to VD। ये दिया हुआ है 5 वोल्ट एंड VC इक्वल्स टू 8 वोल्ट। VC इक्वल्स टू 8 वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। एट P इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें P पर, और ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। पॉइंट्स को नाम मैं देता हूँ। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस हमें दी हुई है। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, करके देखना। ये वाला तो हो जाएगा, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आने को मेरे हिसाब से आएगी नहीं। क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, करके देखना है इसको। नहीं होगा तो कल कराएंगे इसको। हाँ, फर्स्ट का आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा, करेक्ट है। पहला वाला है जो, उसका आंसर बी होगा, बी। ठीक है, तो शाम की क्लास में मिलते हैं 8 सवा 8 बजे। एफएम की क्लास में जो लास्ट पढ़ा था हमने, लास्ट शायद पोटेंशियल वाला पढ़ा था, नहीं प्रेशर वाला पढ़ रहे थे ना, उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे आज। और बायोन्सी फोर्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना सेकंड वाला।